माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये हिंदी का बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। ये वायरल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, आप लोग भैया एक एक क्वेश्चन को समझ लेना अगर आपको 95% लाना है। ठीक है, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। और अगर आप किसी भी जिले से हो भैया, ये पेपर पूरा तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा स्पेशल है। किसी भी जिले से हो, 801 ईबी पेपर कोड है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल से तैयार करके जाना है, क्योंकि जो आपका पेपर है ना 100% जो है यहीं से अब बनेगा, इसी पेपर से बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल ये पेपर है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% लाना चाहते हैं, ठीक है, टॉपर बनना चाहते हैं, रैंक फर्स्ट लाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये पेपर बहुत ज्यादा स्पेशल है। ये बोर्ड का पेपर है जैसा 2026 बोर्ड में सेम ऐसे ही पेपर आएगा। अगर आपने पूरा पेपर तैयार कर लिया तो आप लोग 95% जरूर लाओगे हिंदी पेपर में। आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का, और अगर आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो 2 घंटे में ही आप पेपर भैया करके चले आओगे। 2 घंटे में पूरा पेपर कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता रहेगा कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। 100% यही पेपर आएगा। अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आएगा। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो देख लो भैया, पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपको आधी रात को भी वीडियो मिल जाए पेपर के दिन तो ये वीडियो पूरा देख लेना। ठीक है, क्या आएगा अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, कैसे तैयार करना है, कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक भी कर देना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बस 2000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट 2000 लाइक तक जरूर ले जाओ। ठीक है, ये जितने भी स्टूडेंट 2026 बोर्ड में क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, यहां सबसे पहले अपना अनुक्रमांक डाल देना, फिर अपना यहां नाम डाल देना। जैसे हमारा नाम है सरवन गोस्वामी, तो हमने यहां अपना नाम डाल दिया सरवन गोस्वामी। ठीक है, आपको भी अपना नाम जरूर से डाल देना है, क्योंकि यहां जो नाम होता है वो चेक होता है। ठीक है, अब देखो यहां जो हिंदी का पेपर है, ये पेपर कोड है 801 ईवी, और समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का आपके पेपर में समय रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। और यहां का पेपर जो रहेगा 70 नंबर का, पूरा पेपर जो रहेगा वो 70 नंबर का बनेगा, 70 नंबर का। ठीक है, पूरा पेपर। अब देखो सबसे पहले आप लोगों का निर्देश है, निर्देश नंबर फर्स्ट, प्रारंभ के 15 मिनट भैया प्रशाथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत के 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड वा। ठीक है, खंड आ में जो है 1-1 अंक का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। OMR सीट पर आपको खंड आ का भैया आंसर देना है, और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न निर्देश पढ़कर ही आप OMR पत्रक पे उत्तर दें। OMR सीट पर उत्तर देने से पहले आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई भी दिक्कत ना हो बाद में, क्योंकि बाद में आप इसमें OMR सीट में आप लोग ना तो काट पीट कर सकते हो, ना इरेजर का प्रयोग, ना व्हाइटनर का प्रयोग, इन सब का प्रयोग नहीं कर सकते हो। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 2 अंक का है, कौन सा 6 अंक का है, कौन सा 7 अंक का है, सब लिखा हुआ है। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न है, खंड बा के लिए आपको कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको लिखना पड़ेगा बहुत अच्छे से, और खंड बा में सभी प्रश्न एक साथ ही करें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले खंड आ से। खंड आ जो रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखो खंड आ जो रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको बहुविकल्पीय प्रश्न 20 में 20 नंबर करके आना है, मतलब बिल्कुल पक्का कर लेना है 20 में 20 नंबर। ठीक है, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है। बोर्ड पेपर में ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पेपर जो है भैया यहीं से क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन समझ लेना। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक सही है, उसे पहचान कर लिखो 1 नंबर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक राम कुमार वर्मा जी है? नहीं, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्या भूलू क्या याद करूं उपन्यास विधा का? नहीं, आत्मकथा विधा के रचना। गोदान के लेखक प्रेमचंद, बिल्कुल सही है। ठीक है, मित्रता के श्याम सुंदर दास? नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो गा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो यहां लिखा हुआ है हंस पत्रिका के संपादक थे। 1 नंबर का हंस पत्रिका जो है उसके संपादक कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास है मुंशी प्रेमचंद्र जी, या फिर जयशंकर प्रसाद, या निराला, या फिर हमारा महादेवी वर्मा। तो भैया जो हंस पत्रिका है उसके संपादक थे मुंशी प्रेमचंद्र जी, याद रखना, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। 1 नंबर का, इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है? ऑप्शन का है या पानी के प्रचीर के? नहीं, इसके नहीं है। बूंद और समुद्र के? नहीं।
आपका बंटी के नहीं, बाण भट्ट की आत्मकथा। भैया बाण भट्ट की आत्मकथा जो है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, बहुत प्रसिद्ध। बाण भट्ट की आत्मकथा तो तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महके आंगन चहके दौर के रचयिता हैं। एक नंबर का है, महके आंगन चहके दौर के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर का है, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर महादेवी वर्मा, राम वृक्ष वेणुपुरी, प्रभाकर माचवे। तो भैया जो महके आंगन चहके दौर के रचयिता हैं वो कौन है? आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, तैयार कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ा अलग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगला है 5वां, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। एक नंबर का जो हिंदी साहित्य है उसका प्रथम मौलिक उपन्यास क्या माना जाता है? चित्रलेखा या हृदय का परख या परीक्षा गुरु या अंतिम आकांक्षा। तो भैया जो आप लोगों का हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, हर साल आता है, अब की बार भी आएगा, कि जो परीक्षा गुरु है वो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से रीति काल की कलावधि है। एक एक नंबर भैया पक्का करते चलो, क्योंकि हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाना है। तो रीति काल की जो कलावधि है वो कब से कब तक है? तो 1643 से 1843 या 1343 से 1643 या 743 से 1343 या फिर आपका 1843 से आज तक। तो रीति काल की कलावधि कब से कब तक मानी जाती है? 1643 से 1843 तक। ठीक है, यानी कि हमारा का वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 मेरे प्यारे स्टूडेंट, केशवदास काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास इनमें से किस काव्य धारा के कवि हैं? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर का है, रीतिबद्ध या रीति सिद्ध या रीति मुक्त या फिर आपका प्रयोगवादी। केशवदास किस काव्य धारा के कवि हैं? जल्दी बताओ। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। केशवदास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं, याद रखना। 8वां क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। एक नंबर का, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के जो रचनाकार हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 में 8 नंबर आपका पक्का हो चुका है, बिल्कुल पक्का, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? जो तार सप्तक के कवि हैं उसको अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया? राहों के अन्वेषी या नई धारा के साथी या साहित्य सहचर या पथ के साथी। तो भैया जो अज्ञेय ने कहा था वो कहा था राहों के अन्वेषी, राहों के अन्वेषी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9 तक? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? एक नंबर का भैया, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? रस पर आधारित ग्रंथि या नवीन उपमानों का प्रयोग या आश्रयदाताओं की प्रशंसा या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम प्रयोगवादी की बात करें तो वो है बच्चों नवीन उपमानों का प्रयोग, यानी कि खा वाला हमारा है इसकी विशेषता। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 11 की जो धूनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई और दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बसने आई, इसमें कौन सा रस है? कौन सा रस है? वीर रस है या करुण रस है या हास्य रस है या शांत रस है? जल्दी बताओ। तो इसमें हमारा कौन सा रस है? करुण रस है। ठीक है, यानी कि करुण रस है, ध्यान रखना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ये सब ध्यान रखना एक एक छोटी छोटी बातों को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब। जहां उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? भैया अगर तुलना किया जाए तो क्या होता है? रूपक अलंकार। और अगर आरोप किया जाए तो उपमा अलंकार। अगर समानता बताई जाए तो वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो हमारा अगर समानता बता रही है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा भैया, पक्का है, बिल्कुल आएगा, बस आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती है। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्रा? 11 11 या 16 16 या 12 12 या 13 13? जल्दी बताओ। सोरठा छंद के दूसरे और आप लोगों का चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 13 मात्राएं, 11 11 ये सब नहीं,
13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला आ जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। इसमें आपको बताना है वाक्य के कृतवाचक रूप होगा। देशभक्तों द्वारा जो की गई जो है शहादत को आज भी याद करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर का या खा है, शहादत को आज भी याद किया जाता है देशभक्तों की, या देशभक्तों की शहादत को आज भी याद किया जाता है। ये सही है, इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 का गा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान रखना। ठीक है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वे आविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शंस आपके पास है संज्ञा पद या सर्वनाम पद या अव्यय पद या इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं अव्ययी पद। क्या कहते हैं, अव्ययी पद। ठीक है, अब आता है 16 नंबर, अरे वाह तुम नृत्य भी कर सकती हो। तो अरे वाह क्या है, इसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें तो संबोधक नहीं होगा। आगे ऑप्शन आ जाओ, क्रिया अव्यय नहीं होगा, विस्मय अव्यय होगा, विस्मय बोधक अव्यय, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में। आगे आ जाओ भैया 17 नंबर, नीलकंठ में समस्त पद जो समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ, जल्दी बताओ नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आपका द्वंद द्रुव नहीं, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, बहुव्रीहि समास है। 18 नंबर, सतदल उत्पल वरीज में पर्यायवाची है। 1 नंबर का सतदल उत्पल वरीज, इसमें कौन सा पर्यायवाची है, कपड़ा, कमल या गुलाब या सूरजमुखी। तो ये जो है कमल का पर्यायवाची है। किसका, कमल का पर्यायवाची है। सतदल उत्पल वरीज किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, अव्यागत में उपसर्ग है। 1 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अव्यागत। तो अव्यागत में कौन सा, अन है, अप है, उप है या आ है। अव्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। देखो लग नहीं रहा है लेकिन अभी उपसर्ग है। लास्ट 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, तेसाम में विभक्ति और वचन है। पंचमी विभक्ति द्विवचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन, यानी कि गा वाला ऑप्शन सही है। यहां से मैंने आपको 20 में 20 ऑब्जेक्टिव समझा दिया। आपका 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो चुका है। और ये जो है बोर्ड पेपर में 100% भैया पेपर में छपेगा। बस आप लोगों को तैयार कर लेना है बस। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका ये खंड का है जो कि आपको OMR शीट में देना है। अब हम लोग देखते हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले प्रश्न हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है खंड बा यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना होगा। इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी, 50 में 50 अंक आपको करना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है। सबसे पहले आता है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। 6 नंबर तो गद्यांश ही आता है जो कि बहुत ज्यादा आसान होता है। ये मैं आपको जो गद्यांश बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब छोटा अगर थोड़ी देर किसी खराब इंसान के साथ चले जाएं तो उनकी भी बुद्धि उन्हीं तरह हो जाती है, क्योंकि उतने में ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में पढ़नी चाहिए, चित्त पर नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, और चित्त ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनमें पवित्रता का नाश हो जाता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है और बुरी बातों को धारणा में बहुत दिनों, आगे आ जाओ अगले पेज में, बहुत दिनों तक टिकती है। जैसे कहते हैं ना, अगर अच्छी बात बताओ ना तो दिमाग में नहीं जाता, अगर बुरी बात बताओ तुरंत चला जाता है। अगर आप मूवी देखो तो याद रहता है, अगर आप पढ़ाई कर लो नहीं याद रहता। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, इस बात को प्रायः सभी लोग को जानते हैं कि भद्दे व कुहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ती हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं जाती। अभी मैंने आपको यही बताया। तो आपके इससे 3 क्वेश्चन है। पहला प्रस्तुत, आपका इसका संदर्भ लिखना है 2 नंबर। ठीक है, मतलब आपको गद्यांश का, और फिर आप लोगों का है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी 2 नंबर, और किस प्रकार की बातों पर प्रभाव मनुष्य पर जल्दी पड़ता है, ये भी 2 नंबर। अब हम लोग पूरा सॉल्यूशन समझेंगे। संदर्भ, सबसे पहले मैं आपको संदर्भ समझाऊंगा। प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, ये मित्रता पाठ से है, जिसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी हैं। ठीक है, अब आ जाओ रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। बहुत छोटा सा है रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में शुक्ल जी बुरी संगत के व्यक्ति को उन्नत में बाधक जो है बताते हुए कहते हैं कि समाज में अनेक लोग इस प्रकार के होते हैं जिनके साथ थोड़ी देर अगर रह लेने से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता पतन हो जाता है। मतलब जो बुद्धि है वो धीरे धीरे पतन होता है, खत्म होने लगता है, खराब होने लगता है। ऐसे लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी बातें कह डालते हैं जो मनुष्य व्यक्ति को सुनने लायक भी नहीं होती। ऐसे बातों से व्यक्ति का जो मन मस्तिष्क बुरे प्रभाव पड़ते हैं, उससे उनका हृदय पवित्रता अर्थात मन और अच्छे भाव समाप्त हो जाते हैं। ये व्याख्या हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा था वो क्या पूछा था बच्चों कि किस प्रकार की बातों से व्यक्ति जल्दी मतलब प्रभाव जल्दी पड़ता है। तो यहां देखो सा वाला, बुरी बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है और अच्छी बातों का अधिक अस्थायी होता है। अर्थात हमें कोई भी अच्छी या गंभीर बात नहीं याद रहती और जबकि अश्लील या भद्दे गीत बहुत जल्दी याद होते हैं। ठीक है, हो गया ना 6 नंबर भैया, 2 + 2 + 2 6 नंबर। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, 6 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित पद्यांश आपको 6 नंबर, जैसे गद्यांश 6 नंबर का आता है वैसे पद्यांश भी 6/6 ही आएगा। अब देखो इसमें जो मैंने पद्यांश लिया है वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूर्णा फिर घटे वर समूल कुम्हिलाए। अब ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। दोहे का संदर्भ लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। 2 नंबर इसका मिल जाएगा, 2 नंबर इसका मिल जाएगा और 2 ही नंबर आप लोगों को इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो आप लोग इसको कैसे करोगे, देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले देखो ध्यान से समझो, इसमें है संदर्भ करना है। संदर्भ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित, बिहारी सतसई से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित आप लोगों का भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। किस शीर्षक से है, भक्ति शीर्षक से उद्गृत है। अब देखो इसका प्रसंग देख लो। प्रस्तुत दोहे में कवि ने धन के बढ़ने पर मन पर प्रभाव वाले मतलब प्रभाव पड़ने वाले का वर्णन किया। जैसे जब आपके पास धन ज्यादा हो जाता है तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो कवि ने बताया। व्याख्या समझ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्याख्या आप लोग यहां समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्याख्या। कि कवि का कथन है कि धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है, किंतु जब धन घट जाता है तो उसके साथ साथ कमल नहीं घटता। मतलब जब जल घट जाता है ना, जैसे आप जब पानी जैसे बढ़ता जाता है वैसे कमल भी ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो कमल नीचे छोटा नहीं हो जाता, कमल उतना ही बड़ा रहता है। अपितु मतलब कमल नहीं घटता, अपितु समूल नष्ट हो जाता है। तो वो डंठल जो होता है वो टूट के नष्ट हो जाता है। अर्थात धन के बढ़ जाने पर मन पर पड़ने वाली इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं, परंतु जब धन घट जाता है तो उसकी इच्छाएं नहीं घटती। तब परिणाम यह होता है कि मनुष्य सह नहीं पाता और दुख के मरे हुए के समान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन था कि कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने क्या स्पष्ट किया है। कमल का उदाहरण देते हुए कवि ने यहां स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने पर मन को नियंत्रित करना चाहिए, अन्यथा जो है सब कुछ मतलब अन्यथा धन ना रहने पर बहुत कष्ट होता है। अब अगर आपको ये नहीं आता 6 नंबर का तो आप ये कर सकते हो भाई, सच्चा प्रेम वही है जो तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असम असीम त्याग से विलसित और आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो ये 6 नंबर का अगर नहीं आता तो ये कर लेना। इसमें भी 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। भैया संदर्भ लिखो, उपयुक्त पद्यांश का व्याख्या करो, अमल और विलसित शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे, अब आता संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश। तो संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 नंबर का। अब दोनों में से कोई एक करना है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी एवं विमल गंगा कूले स्थिता अस्या घटना नाम मोलह करते पंख धवलायम चंद्रकाय बहुराजिते अग्रता पर्यटका दुरभ्यम सभम नेत्र आयंति अस्या घटनायाम शुभम विलोकम एवं प्रसन्नता। ये अथवा नहीं आता तो ये 5 नंबर, अगर मान लो नहीं आता तो ये कर लेना। तस्या वर्तया चतुर्ग्रामीणा आकथत भो, तो ये वाला जो है वाराणसी पाठ से लिया गया है, सभी को पता है। ठीक है, अगर नहीं आता तो ये वाला कर लेना। ये पहलिकम जो पहली पूछता है प्रबुद्धो ग्रामीणा ये वाला कर लेना। ठीक है, दोनों में से कोई एक तो करना ही पड़ेगा। पहले संदर्भ लिखना फिर व्याख्या। व्याख्या नहीं आता जाके आप अपने गाइड में पढ़ लो,
ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को प्रस्तुत पद्यांश का व्याख्या और संदर्भ लिखना है 5 नंबर का। देखो सबसे पहले सर्वे भुवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। अगर आपने ये कर दिया तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नहीं आता तो ये वाला कर सकते हो, केशवद गुरुत्तरम भूमि केशवद का खात केशवद शीघ्रम होतात केशवद बहुत रात माता गुरुत्तरम भूमि पिता मन शीघ्रम होतात चिंता बहुत रात। ये कर सकते हो 5 नंबर का, कोई एक आपको करना पड़ेगा। अब देखो इसमें है भैया निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर देना। स्वपठित खंड काव्य 3 नंबर का। देखो जैसे अग्र पूजा खंड काव्य है, आपके जिले में अलग अलग भैया होता है, आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, मुक्तिदूत खंड काव्य है, ज्योति जवाहर खंड काव्य है, हमारे जिले में ज्योति जवाहर आता है। कर्मवीर भरत खंड काव्य, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य एंड मातृभूमि खंड काव्य, ठीक है। लास्ट में आप लोगों को आता है कर्ण खंड काव्य। कौन सा आता है? कर्ण खंड काव्य। तो आप लोग अपने जिले का नाम भैया, जिले का नाम सभी स्टूडेंट कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन सा खंड काव्य तैयार करना है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ 6वां का कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय और 5 नंबर। ये जो मैं आपको लेखक का और कवि का जीवन परिचय बताऊंगा ये 100% आएगा, ये तो बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देखो पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल 1000% यही आएगा, तैयार कर लेना, ठीक है। ऐसे निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय उनकी रचना 5 नंबर। सूर्यदास गोस्वामी, तुलसीदास, सुमित्रा, ये भी 1000 नहीं 1,00,000% क्लियर है, यही आएगा। रचना भी तैयार कर लेना, बहुत सारे स्टूडेंट रचना नहीं तैयार करते तो आप लोगों को नंबर 2 नंबर तो रचना का ही मिलता है। तो भैया 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर रचना का, तो रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है अपनी पाठ्यपुस्तक में कंस्ट्रक्ट किया हुआ कोई श्लोक लोगो जो इस प्रश्न पर ना हो, जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वही लिखना, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन सा था, देखो इसमें था कि सर्वे भवन सुखिनः और केशवद गुरुत्तरम भूमि, तो आपको लिखना वंदनम मंडलम जयो पराजयो भेदसमु वीरा वीर भाव ही वीरता, ये लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। 8वां है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो संस्कृत में। जैसे वाराणसी नगरा कुत्र स्थित, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित, वीरा किन पूछते, वीरा वीरण पूछते, 2 का देना है आपको, 2 नंबर मिल जाएगा और यही आएगा 100%, तो टेंशन मत लो, तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लेना। अब आता है भैया 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो 7 नंबर। स्वदेश प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, योग शिक्षा आवश्यकता और उपयोगिता, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना है। लास्ट में आता है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने बिजली विभाग को शिकायती पत्र लिखो। बिजली समस्या के लिए भैया एक पत्र लिखना है, अगर नहीं आता तो आप दूसरा कर सकते हो, अथवा भी है ये अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी का उत्पन्न डेंगू भयंकर बीमारियों के लिए पत्र लिखो, ठीक है, जो मतलब आपका गंदगी पर पत्र। तो ये हमारा पूरा वायरल पेपर है, हिंदी का वायरल पेपर। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये वायरल पेपर 100% आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में। पूरा पेपर जो है क्वेश्चन यहीं से छपेगा। अब आप लोग ये पीडीएफ, आप लोग नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सभी स्टूडेंट डाउनलोड करके जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सारा तैयार कर लेना, बिल्कुल ये 100% तैयार होना चाहिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट भैया क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप लोग जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का वायरल पेपर, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हिंदी के पेपर में आप लोग ये तैयार कर लो, पूरा पेपर धुआं धुआं उड़ा दोगे, ठीक है, 95% लाओगे। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।